हेलो एवरीवन, मेरा आयुर्वेद चैनल पर डॉक्टर बिलाल रिसर्च बुक सीरीज़ का चैप्टर नंबर 11 आज शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए चैप्टर नंबर 11 पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 11 का नाम है इंट्रोडक्शन टू लेटेस्ट ट्रेंड्स इन ड्रग डिस्कवरी एंड ड्रग डेवलपमेंट। तो इसमें हम दो चीज़ पढ़ेंगे, एक तो ड्रग डिस्कवरी और ड्रग डेवलपमेंट, और दोनों मतलब मॉडर्न व्यू से और आयुर्वेदिक व्यू से दोनों जो है इसमें कॉन्सेप्ट दिए गए हैं कि कैसे ड्रग डिस्कवरी होती है और कैसे ड्रग को डेवलप किया जाता है। तो सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन ट्रेडिशनल ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस। अब मॉडर्न में भी दो टाइप के आते हैं, जैसे जो पुराने टाइम में जो यूज़ करा जाता था ट्रेडिशनल मेथड, और एक जो अब लेटेस्ट जो मेथड यूज़ करे जाते हैं ड्रग डिस्कवरी के लिए, वो दोनों इसमें मेंशन करे गए हैं। तो ड्रग डिस्कवरी की डेफिनेशन है, ड्रग डिस्कवरी इज द प्रोसेस वेयर बाय अ ड्रग कैंडिडेट और लीड कंपाउंड इज आइडेंटिफाइड एंड पार्शियली वैलिडेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक डिसीज़। ड्रग डिस्कवरी मतलब किसी भी ड्रग को डिस्कवर करना किसी भी स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए, या तो किसी लीड कंपाउंड को या फिर किसी ड्रग कैंडिडेट मतलब किसी भी एक ड्रग को आइडेंटिफाई करना और उसको वैलिडेट करना किसी भी स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए ही ड्रग डिस्कवरी कही जाती है। ड्रग की डेफिनेशन हम लास्ट दो चैप्टर्स में 2-3 बारी पढ़ चुके हैं, तो वो आप वहीं पे देख लीजिएगा। फिर है ट्रेडिशन ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस। अब जो पुराने टाइम पे जो ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस या मेथड यूज़ होता था उसके बारे में बताया गया है। पढ़ते हैं। द पाथ टू आइडेंटिफाई एंड वैलिडेटिंग द ड्रग कैंडिडेट मॉलिक्यूल इज नॉट अ वन साइज फिट ऑल डिसीज स्ट्रेटजी। वन साइज फिट्स ऑल डिसीज मतलब कोई भी ऐसा ड्रग नहीं है जो एक ही ड्रग सारे डिसीज पे काम कर जाए, तो वन साइज फिट ऑल डिसीज स्ट्रेटजी नहीं है किसी भी ड्रग की डिस्कवरी में। Traditionally, reductionist target-based approach is used, which focuses in identifying and validating small molecule compound that have specific activity against a specific target, usually a protein, whose function is thought to be essential for disease phenotype. अब देखिए यहाँ पे ट्रेडिशनली जो लिखा है रिडक्शनिस्ट टारगेट बेस्ड अप्रोच। तो रिडक्शनिस्ट मतलब बहुत ही आप है ना छोटा सा छोटा ड्रग निकालेंगे। टारगेट मतलब जो भी आपका टारगेट होगा, टारगेट मतलब यूजुअली ये प्रोटीन लिया जाता है, कोई भी स्पेसिफिक टारगेट। मान लीजिए आपने कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, तो उसको टारगेट बना के, या फिर किसी भी आपका जो बॉडी में जो प्रोटीन बन रहा है किसी भी डिसीज़ से रिलेटेड, तो उसको टारगेट बना के जब ड्रग की डिस्कवरी होती है, फिर किसी भी स्मॉल मॉलिक्यूल की डिस्कवरी होती है, तो वो है हमारा ट्रेडिशनल जो अप्रोच थी, वो ये थी रिडक्शनिस्ट टारगेट बेस्ड अप्रोच। अब देखिए यहाँ पे आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आयुर्वेद के बारे में लिखा होगा कि वहाँ पर जो अप्रोच थी वो रिडक्शनिस्ट अप्रोच नहीं है हमारी, वो होलिस्टिक अप्रोच है। जैसे हम सिर्फ एक प्रोटीन पे या फिर किसी एक चीज़ पे काम नहीं करते हैं, आयुर्वेदिक ड्रग्स मोस्टली क्या होती है पूरे स्रोतस पे काम करती हैं। तो हमारी टारगेट बेस्ड अप्रोच है, लेकिन वो है हमारी होलिस्टिक अप्रोच और रिडक्शनिस्ट नहीं है आयुर्वेद में। तो इस चीज़ का याद रखिएगा कि रिडक्शनिस्ट टारगेट बेस्ड अप्रोच ट्रेडिशनली यूज़ होती थी मॉडर्न में। अब इसमें देखिए, द प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन 3 स्टेजेस: टारगेट आइडेंटिफिकेशन एंड वैलिडेशन, लीड आइडेंटिफिकेशन, लीड ऑप्टिमाइजेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन। तो सबसे पहले टारगेट को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको वैलिडेट करेंगे। उसके बाद लीड आइडेंटिफिकेशन मतलब आपने टारगेट देख लिया, मतलब जो है डिसीज़ के बारे में आपको पता चल गया, डिसीज़ के बारे में स्टडी करा, वैलिडेट करा, आइडेंटिफाई करा। उसके बाद आप सेकंड स्टेप करेंगे लीड आइडेंटिफिकेशन, उस डिसीज़ पे क्या कंपाउंड या मॉलिक्यूल काम करेगा या कौन सा ड्रग काम करेगा उसको आइडेंटिफाई करना, और फिर उसको प्रायोरिटाइज करना, मतलब उसके जो है क्लिनिकल फेसेस में जाना, उसको बोलेंगे। वो तीनों स्टेप जो है यहाँ पर बताए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए टारगेट आइडेंटिफिकेशन एंड वैलिडेशन। द फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द डिसीज मैकेनिज्म यूजिंग सेलुलर एंड जेनेटिक अप्रोचेस इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल ड्रग टारगेट, एग्जाम्पल HIV रेप्लिकेशन विद T सेल्स। अब यहाँ पे देखिए पहले सबसे पहला जो स्टेप है उसमें आपको डिसीज़ के मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करना है, उसके सेलुलर और जीन लेवल तक। जो भी डिसीज़ है हमारा उसका सेलुलर और जीन लेवल तक उसको अंडरस्टैंड करना, समझना, और उसी के अकॉर्डिंग आप एक पोटेंशियल ड्रग टारगेट आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब आपको जो है जो उस पर काम कर सके उसके जीन लेवल पे या सेलुलर लेवल पे, उसको आइडेंटिफाई करना हमारा टारगेट आइडेंटिफिकेशन वैलिडेशन में आता है। देखिए, द डेफिनेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसीज मैकेनिज्म अनेबल्स रिसर्चर टू नैरो डाउन ए पर्टिकुलर टारगेट, एग्जाम्पल HIV प्रोटीएसेस आर नोन टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर एप्लीकेशन। अब जैसे HIV कोई पेशेंट है, तो HIV प्रोटीएसेस मतलब जो प्रोटीन है HIV प्रोटीएसेस वो रेप्लिकेट करता है बहुत जल्दी, तो उसके रेप्लिकेशन को रोकने के लिए, मतलब आपका टारगेट क्या हुआ HIV प्रोटीएस, और डिसीज़ क्या हुई आपकी HIV। तो HIV प्रोटीएस के ऊपर आप टारगेट करेंगे। HIV प्रोटीएस के रेप्लिकेशन को रोकने के लिए जब आप कोई ड्रग ढूंढ के लाएंगे पोटेंशियल ड्रग, तो उसको हम बोलते हैं टारगेट आइडेंटिफिकेशन एंड वैलिडेशन।
नेक्स्ट पेज पे देखिए 180 पे, दीज सेलेक्टेड डिसीज टारगेट्स आर वैलिडेटेड एंड प्रायोरिटाइज्ड फॉर फर्दर रिसर्च बेस्ड इन विट्रो यूजुअली सेल बेस्ड एंड एनिमल मॉडल रिसर्च दैट शोज दैट मॉड्यूलेशन ऑफ टारगेट एक्टिविटी लीड्स टू डिजायर्ड चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ डिसीज सेल्स। अब क्या करेंगे, आपने मान लीजिए आपने देख लिया कि हाँ HIV प्रोटीएसिस पे हमें काम करना है क्योंकि वो रेप्लिकेट करता है, तो उसका रेप्लिकेशन को रोकना है। उसके रेप्लिकेशन को रोकने के लिए आपने एक मॉलिक्यूल या फिर आपने कोई भी ड्रग जो है देख लिया, फिर आप उस पर इन विट्रो मतलब सेल बेस्ड या एनिमल बेस्ड जो है आप उस पर रिसर्च करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि वो जो आपने ड्रग ढूंढा है वो आपका डिज़ायर चेंजेस लाता है कि नहीं, आपके इन विट्रो सेल में या फिर डिसीज सेल में कोई चेंजेस आते हैं कि नहीं। इसके बाद है लीड आइडेंटिफिकेशन। अ पोटेंशियल कंपाउंड और अ सब्सटेंस टू ट्रीट अ डिसीज इज कॉल्ड लीड कंपाउंड। अब कोई भी पोटेंशियल कंपाउंड मतलब कोई भी सक्षम कंपाउंड या सब्सटेंस जो डिसीज को ट्रीट कर सके उसी को हम बोलते हैं लीड कंपाउंड। These are tested in laboratory and compared with known compounds to check their effectiveness. Known compounds to check their effectiveness, मान लीजिए आपके पास HIV प्रोटीएस आपको पता है, तो आपने उसका एक सेल है आपके पास प्रोटीएस वाला, उसके ऊपर अगर आपने उस पर टेस्टिंग करी है आपके लीड कंपाउंड की, तो उसको कंपैरिजन करते हैं कि आपका जो रिसर्च है या जो एक्सपेरिमेंट है वो सही जाएगा कि नहीं, मतलब वो टारगेट सेल पे काम करेगा कि नहीं करेगा। These known compounds are obtained from small molecule compound libraries of biotech and pharmaceutical companies. These lead और hit compound, lead को ही hit compound बोलेंगे, याद रखिए। These lead और hit compounds are further validated for their accuracy by the depth cell based and animal research. आपने सिर्फ अभी क्या करा है, सिंगल मतलब आपने बायोटेक एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी से कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल कंपाउंड लिया, डिसीज कंपाउंड, उसके ऊपर आपने अपना जो है लीड कंपाउंड मतलब जो आपका ड्रग है उसको आपने उस पर एक्टिविटी कराई या फिर उसके ऊपर आपने रिसर्च करी। तो उसके बाद क्या होगा कि अगर आपको आपने देखा कि हाँ चेंजेस हो रहे हैं स्मॉल मॉलिक्यूल कंपाउंड में, मतलब डिसीज़ कंपाउंड पे आपका लीड कंपाउंड कुछ चेंजेस कर पा रहा है, तो उसके बाद आप उसकी एक्यूरेसी को वैलिडेट करने के लिए आप और ज़्यादा इन डेप्थ रिसर्च करेंगे या फिर एनिमल रिसर्च करेंगे। इन डेप्थ रिसर्च मतलब और ज़्यादा गहराई में जाके उसका रिसर्च होगा। लीड, फिर थर्ड पॉइंट है लीड ऑप्टिमाइजेशन और प्रायोरिटाइजेशन। प्रायर टू क्लिनिकल ट्रायल और लीड कंपाउंड नीड टू बी ऑप्टिमाइज्ड फॉर डाउनस्ट्रीम डेवलपमेंट। प्रायर टू क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब क्लिनिकल ट्रायल में आने से पहले आपका जो लीड कंपाउंड है उसका अच्छे से डेवलपमेंट हो जाना चाहिए, मतलब अच्छे से पता लग जाना चाहिए कि हाँ ये काम करेगा। In vivo, animal and in vitro cell-based studies are used to understand the metabolism of compound in the body and to gain some data on toxicity. अब क्लिनिकल ट्रायल से पहले आप इन विवो एनिमल या इन विट्रो सेल बेस्ड स्टडी कर सकते हैं अपने लीड कंपाउंड की, ताकि आपको टॉक्सिसिटी पे भी डाटा मिल सके। This allows for the selection of lead compound that have greatest potential to be developed into safe and effective drug. अब आप देखिए यहाँ पे लीड कंपाउंड ज़रूरी नहीं कि आपका एक ही लीड कंपाउंड आप ढूंढ के लेकर आए। आप कोई रिसर्च करते हैं, फिर कोई नई ड्रग की डिस्कवरी करते हैं, नया लीड कंपाउंड लेकर आते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप एक ही लीड कंपाउंड को के ऊपर रिसर्च करते रहें। हो सकता है आपने 10 लीड कंपाउंड ढूंढ के लाए हो, 10 लीड कंपाउंड पे आप रिसर्च करें, उनमें से 2 आपका काम कर रहा हो, फिर आप जब और ज़्यादा स्टडी करें, इन डेप्थ उस पर रिसर्च करेंगे, एनिमल विट्रो स्टडी करेंगे, तो फिर आपको पता चले कि उन दोनों में से भी एक ही लीड कंपाउंड है जो आपके डिसीज़ पे अच्छा इफेक्ट कर रहा है, या फिर जो बहुत अच्छी जिसका कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, जो सेफ़ है, जो इफेक्टिव है, जिसकी एफिकेसी अच्छी है, तो हो सकता है कि 10 में से 1 निकल कर आए। तो इससे क्या है, आपको सिलेक्शन जो है आपका इसी पे बेस्ड होगा कि आप इन विवो एनिमल और इन विट्रो सेल बेस्ड स्टडीज़ करेंगे। फिर आता है हमारा, देखिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, टारगेट आइडेंटिफिकेशन एंड वैलिडेशन। इसके नीचे एक और एरो बना हुआ है, टारगेट आइडेंटिफिकेशन वैलिडेशन कैसे होता है, जीनोमिक डाटा बेस्ड रिसर्च, सेल बेस्ड एसे एंड इन विवो या एनिमल रिसर्च से। लीड आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग इन विट्रो एंड इन विवो। ये एक मेथड है हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग। तो हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग जो है वो इस चैप्टर में बहुत बार आया है। तो लीड आइडेंटिफिकेशन के लिए अपन करते हैं, मतलब कोई भी ड्रग आइडेंटिफाई करने के लिए हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग हम यूज़ करते हैं। फिर है लीड ऑप्टिमाइजेशन टॉक्सिसिटी ऐसे इन विट्रो एंड इन विवो। लीड ऑप्टिमाइजेशन मतलब आप टॉक्सिसिटी चेक कर रहे हैं अपने कंपाउंड की या फिर जो भी आपने ड्रग डिस्कवर करा है उसकी।
दिस ट्रेडिशनल ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस टेक ईयर्स टू प्रोड्यूस अ लीड कंपाउंड। अब मैंने वही बताया, ज़रूरी नहीं कि आपने अपना टारगेट आइडेंटिफाई कर लिया, ये सोच लिया कि किस चीज़ पे आपको काम करना है या फिर किस डिसीज़ पे आपका जो है टारगेट वर्क करेगा, तो ज़रूरी नहीं कि आपने एकदम से कोई लीड कंपाउंड आपने ढूंढ के लेकर आया और वो इफेक्टिवनेस शो करने लग गया, फिर वो बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत टाइम लग सकता है आपका एक डिसीज़ के लिए किसी भी लीड कंपाउंड को ढूंढने के लिए। इसलिए बहुत सारे डिसीजेज ऐसे हैं जिनके अभी तक क्योर नहीं मिला है, क्योंकि हो सकता है कि उनके लिए लीड कंपाउंड अभी तक नहीं मिला हो या फिर रिसर्चेस जो है कैरी फॉरवर्ड हो रही हो बहुत सालों से, लेकिन कुछ इफ़ेक्ट नहीं आया हो किसी भी रिसर्च में। तो जो ट्रेडिशनल ड्रग डिस्कवरी है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाती थी ड्रग डिस्कवरी में। अब आ जाइए 181, ड्रग डेवलपमेंट। ड्रग डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस इन्वॉल्व इन ट्रेकिंग अ कैंडिडेट ड्रग और बायोलॉजिक थ्रू द स्टेजेस नेसेसरी टू ऑब्टेन मार्केटिंग अप्रूवल। अब आपने क्या करा, ड्रग डेवलपमेंट, आपका ड्रग डिस्कवरी हो गई, तो डिस्कवरी के बाद आप क्या करोगे, डेवलपमेंट करोगे उसका, मतलब आप मार्केट में उसको कैसे अप्रूव कराओगे या फिर मार्केट में कैसे लेकर आओगे। तो वो सारा जो प्रोसेस है आपके कैंडिडेट ड्रग का, मतलब आपने एक ड्रग देख लिया कि इन विवो एनिमल स्टडीज़ और इन विट्रो स्टडीज़ में कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, सब कुछ अच्छा चला है, तो उसके बाद उसको मार्केट में लेकर आने के लिए जो आप प्रोसेस यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं ड्रग डेवलपमेंट। The end goal of the drug development is to have a product that is approved by the relevant regulatory authorities and can be prescribed to or otherwise made available to patient। तो एंड गोल क्या होता है ड्रग डेवलपमेंट का, कि उसको मार्केट में लेकर आएँ और जो रिलीवेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं जो आपके ड्रग को पास करेंगी कि हाँ आप मार्केट में लेकर आ सकते हैं, वो और क्या जो पेशेंट्स हैं जिस डिसीज़ के लिए आपने ड्रग को डेवलप करा है या फिर ड्रग की डिस्कवरी करी है, उनके पेशेंट्स तक आपका ड्रग पहुंच पाए, तो वो होता है हमारा पूरा ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस। इसमें 3 फेजेज आते हैं, प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल फेजेज आते हैं, और एक पोस्ट क्लिनिकल फेज भी आता है, फेज जो 4 कहा जाएगा, मार्केटिंग। तो प्री क्लिनिकल ये फेजेस हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ है और ब्रीफ में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो देख लेते हैं। Preclinical phase. Preclinical testing is an evaluation of the drug toxic and pharmacologic effect through in vitro and in vivo laboratory animal testing. तो ड्रग की टॉक्सिसिटी और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को देखने के लिए प्री क्लिनिकल फेज होता है, जो कि इन विट्रो और इन विवो या फिर एनिमल टेस्टिंग होती है। जीनोटॉक्सिसिटी टेस्ट स्क्रीनिंग इज परफॉर्म्ड एज वेल एज इन्वेस्टिगेशन ऑन ड्रग एब्सॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म टॉक्सिसिटी एंड द स्पीड ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग एंड इट्स मेटाबोलाइट्स इज डन। तो प्री क्लिनिकल फेज में क्या होगा, जीनोटॉक्सिसिटी स्क्रीनिंग होगी, ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसा हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कैसा हो रहा है, टॉक्सिसिटी तो नहीं है उसकी, एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है ड्रग का, कितने स्पीड से एक्सक्रीशन हो रहा है, और उसके मेटाबोलाइट्स, ये सारी जो चीज़ें हमारी प्री क्लिनिकल फेज में हम स्टडी करते हैं। द न्यू केमिकल एंटिटी NCE और न्यू मॉलिकुलर एंटिटी और बायोलॉजिक और लीड कंपाउंड इज फर्दर एग्जामिन्ड फॉर इट्स सुटेबिलिटी to be made into capsules, tablet, aerosols, intramuscular injectables, subcutaneous injectables or intravenous formulation. टुगेदर दीज प्रोसेस आर नोन एज प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट। अब देखिए आपने एक ड्रग तो डिस्कवर कर दिया, लेकिन उसको देंगे कौन से मेथड से, आप ओरल रूट से देंगे, पेरेंटल रूट से देंगे, एरोसॉल्स देंगे उसका, या फिर कोई भी इंट्रावेनस फॉर्मुलेशन देंगे, तो उसके लिए जो आपका जो भी आप डिसाइड करेंगे, तो वो सारी चीज़ आ जाती है हमारी प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट में एज केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल। तो न्यू केमिकल एंटिटी NCE या फिर न्यू मॉलिकुलर एंटिटी NME या फिर आपका लीड कंपाउंड, ये तीनों एक ही चीज़ है, मतलब तीनों सिनोनिम्स हैं, NCE, NME या फिर लीड कंपाउंड या फिर आपने जो नई ड्रग जो डिस्कवर करी है वो। तो ये जब आप करोगे तो इसके बाद आपको देखना पड़ेगा, उसको एग्जामिन करना पड़ेगा कि किस चीज़ में वो बेटर सूटेबल है, कौन सा जो उसका रूट है, कौन से रूट से आप पेशेंट को दे सकते हैं, तो वो भी डिसाइड करना है प्री क्लिनिकल फेज में। द इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम प्री क्लिनिकल टेस्टिंग एज वेल इंफॉर्मेशन ऑन CMC इज कलेक्टेड एंड एन इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन इज सबमिटेड टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी आफ्टर अप्रूवल ऑफ IND। डेवलपमेंट मूव्स टू क्लिनिकल फेज। अब प्री क्लिनिकल फेज में क्या हुआ, आपने सब कुछ देख लिया कि आपका ड्रग जो है इन विट्रो, इन विवो या फिर एनिमल्स पे कैसे काम कर रहा है। उसके बाद आपने ये भी देख लिया कि उसको कौन से रूट से, या कैप्सूल्स देंगे, एरोसोल्स देंगे, या फिर पेरेंटल रूट कोई देंगे, या फिर ओरल रूट देंगे, तो वो आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी अपने पूरे प्रोटोकॉल की, पूरा सब कुछ लिख के, आपके रिसर्च के बारे में, ड्रग डिस्कवरी के बारे में लिखकर, फिर उसके बाद में आपका पूरा प्री क्लिनिकल फेज के बारे में आपको जो है लिखकर एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी रेगुलेटरी अथॉरिटी को, ताकि वो आपके जो है ट्रायल्स को शुरू करने के लिए परमिशन दे सकें। फिर जब आपको परमिशन मिल जाएगी तो फिर शुरू होता है क्लिनिकल फेज। क्लिनिकल फेज में 3 स्टेप्स होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3।
ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पे फिर दोबारा देख लेते हैं। जो फेज़ 1 होता है यूजुअली हेल्दी वॉलंटियर्स में होता है टू डिटरमाइन सेफ्टी एंड डोजेज। तो याद रखिएगा फेज़ 1 जो है हेल्दी वॉलंटियर्स में है और जो आपके ड्रग की सेफ्टी और डोज को देखने के लिए फेज़ 1 किया जाता है, जिसमें 15 से 20 हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। फिर फेज़ 2 है। फेज़ 2 ट्रायल्स आर यूज टू गेट इनिशियल रीडिंग ऑफ एफिकेसी एंड फर्दर एक्सप्लोर सेफ्टी इन स्मॉल नंबर्स ऑफ सिक पेशेंट। तो फेज़ 2 में हम लेंगे सिक पेशेंट, फिर उसमें देखेंगे हम अपने ड्रग की एफिकेसी और जो सेफ्टी है दोनों को। इसमें 100 to 300 हम जो है पार्टिसिपेंट्स लेंगे। 100 से 300 जो है हमारे सिक पेशेंट इसमें इंक्लूड करेंगे फेज़ 2 में। फेज़ 3 है। दीज ट्रायल्स आर लार्ज pivotal trials to determine safety and efficacy and sufficiently large number of patients। अब आपके पेशेंट्स इसमें कितने हैं फेज़ 3 में? 300 से 3000 आप इसमें पार्टिसिपेंट्स या पेशेंट ले सकते हैं और ये भी आपके ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। ऑल दीज ट्रायल्स शुड बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू GCP गाइडलाइंस। GCP हम पढ़ चुके हैं, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपके ट्रायल्स होने चाहिए। फिर रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल एंड एप्लीकेशन विद ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग क्वालिटी, प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट आर सबमिटेड। अब आप इसके बाद भी आपको सबमिट करना पड़ेगा अपना जो आपने एक प्री क्लिनिकल क्लिनिकल ट्रायल करा है सारे डाटा के साथ कि कैसे कैसे आपके रिजल्ट आए आपके ड्रग के। उसके बाद फिर से अप्रूवल मिलेगा आपको आपके ड्रग को मार्केट में लाने के लिए। तो अप्रूवल कौन देगा? ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। बाकी ये यूरोपियन और अमेरिकन के बारे में बता रखा है, आप ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया याद रखिए। हमारे इंडिया में अप्रूवल कौन देता है? ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। मार्केटिंग में देखिए, टू कंटिन्यू इवेल्युएटिंग द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द मार्केटेड ड्रग एंड फॉर फर्दर डेवलपमेंट फेज़ 4 क्लिनिकल ट्रायल्स आर कंसिडर्ड मैंडेटरी इन सम टेरिटरीज। कुछ कुछ जगह पे फेज़ 4 क्लिनिकल ट्रायल्स होता है जो पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल होता है, मतलब मार्केट में आने के बाद आपकी ड्रग जो है सेफ्टी और एफिकेसी कैसी रही आपकी ड्रग की, वो सारी चीज़ें फेज़ 4 में इंक्लूड की जाती हैं। अब देखिए लेटेस्ट ट्रेंड्स इन ड्रग डिस्कवरी। ये सारा जो हमने पढ़ा है ये ट्रेडिशनल ट्रेंड था, मतलब पुराने टाइम पे जो यूज़ होता था। अब जो लेटेस्ट ट्रेंड जो यूज़ होता है ड्रग की डिस्कवरी में वो कैसा होगा? सबसे पहले है स्मार्ट ड्रग डिस्कवरी, मतलब अब आप स्मार्ट तरीके से ड्रग की डिस्कवरी कैसे करेंगे। द इंटीग्रेशन ऑफ इन सिलिको कंप्यूटर मॉडलिंग एंड इन विवो एक्सपेरिमेंटल मैथड्स हैज़ लीड टू व्हाट इज़ नोन एज स्मार्ट ड्रग डिज़ाइन। इसमें दो चीज़ यूज़ होती है, इन सिलिको कंप्यूटर मॉडलिंग मतलब आप कंप्यूटर बेस्ड जो है अपना ड्रग डिज़ाइन कर सकते हैं, और इन विवो एक्सपेरिमेंटल मैथड्स आप सेल बेस्ड मतलब सेल पे काम करके भी, इन विवो एक्सपेरिमेंट मैथड्स मतलब लेबोरेटरी में या फिर अपनी कंप्यूटर में डिज़ाइनिंग करके कंप्यूटर में। इन सिलिको कंप्यूटर मॉडलिंग मतलब आप जो अपना लीड कंपाउंड जो है वो अपने आप से भी डिज़ाइन कर सकते हैं आप टारगेट ऑर्गन या फिर टारगेट प्रोटीन को जानकर। और सेल बेस्ड मतलब लेबोरेटरी में भी आप एक्सपेरिमेंटल मेथड करके अपना स्मार्ट ड्रग डिज़ाइन कर सकते हैं। द सीक्वेंसिंग ऑफ बोथ द ह्यूमन जीनोम एंड इंडीड द इन्फेक्शियस डिसीज जीनोम कंबाइंड विद डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्टोम्स यानी जीन एक्सप्रेशन ऑफ नॉर्मल एंड डिसीज टिश्यूज हैज़ गिवन राइज टू एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पोटेंशियल प्रोटीन टारगेट्स। अब देखिए इसमें क्या होता है, दोनों की सीक्वेंसिंग पर आप काम करेंगे। एक तो ह्यूमन की सीक्वेंसिंग पर मतलब ह्यूमन जीन्स की सीक्वेंसिंग देखेंगे, और जो आपका डिसीज़ जो कोई भी वायरस बैक्टीरिया कोई भी चीज़ आपको डिसीज़ जो कर रही है उसका जीनोम भी आप स्टडी करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर क्या करा है, इन सिलिको कंप्यूटर मॉडलिंग मतलब कंप्यूटर मॉडल से या फिर कंप्यूटर से जो आप है दोनों के जीन एक्सप्रेशन को ह्यूमन के यानी होस्ट और वेक्टर, समझ में आ गया, होस्ट और वेक्टर दोनों के जीन्स को जब हम स्टडी करेंगे तब जो आपका पोटेंशियल प्रोटीन टारगेट निकल कर आएगा कि हाँ हम मतलब जो हमारा वेक्टर है वो इस प्रोटीन से ज़्यादा यूज़ करके इसका इसलिए डिसीज़ फैला रहा है, तो उस पर हम उसको हम टारगेट करके अपना ड्रग को डिज़ाइन कर सकते हैं। Knowledge of protein structure allows synthetic chemists and chem informaticians to rationally design drugs that interact to either interface or enhance the activity of the target protein। अब क्या करेंगे, प्रोटीन स्ट्रक्चर का मान लीजिए आपको नॉलेज मिल गया आपके होस्ट का भी और वेक्टर का भी मतलब डिसीज सेल का भी, और जो डिसीज़ फैला रहा है उसका भी आपको जीन एक्सप्रेशन पूरे मिल चुके हैं। उसके बाद क्या है, आप जो है जो लेबोरेटरी में जो केमिस्ट होते हैं या फिर केम इन्फॉर्मेटिशियंस होते हैं वो अपने आप भी ड्रग को डिज़ाइन कर सकते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर कंप्यूटर मॉडलिंग कैन ऑल्सो बी यूज टू आइडेंटिफाई वेयर नोन कंपाउंड्स माइट इंटरेक्ट विद प्रोटीन टारगेट। अब प्रोटीन स्ट्रक्चर कंप्यूटर मॉडलिंग मतलब मान लीजिए आपके पास पहले से कोई आपके पास ऐसा डिस्कवर करा हुआ कोई ड्रग रखा हुआ है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने जो नया प्रोटीन टारगेट आपको मिला है उसको टारगेट करने के लिए या फिर उस डिसीज़ प्रोटीन को टारगेट करने के लिए। पहले जो ट्रेडिशनल मेथड होता था वो ज़्यादातर प्लांट एक्सट्रैक्ट और ये वाली चीज़ें यूज़ करते थे। पीछे आप देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है,
पेज नंबर 180 पे जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, हिस्टोरिकली ड्रग्स वर डिस्कवर्ड थ्रू आइडेंटिफाइंग द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम ट्रेडिशनल रेमेडीज और बाय सिरेंडिपिटस डिस्कवरी। मतलब बाई चांस कोई डिस्कवरी हो गई हो या फिर किसी भी पेड़ पौधे का एक्टिव इंग्रेडिएंट लेकर उससे रेमेडी बनाई जाती थी। मतलब आप जो है लेबोरेटरी में कोई ड्रग जो है प्रिपेयर नहीं कर पाते थे, जैसे अब जो लेटेस्ट ट्रेंड्स है उसमें कर पाते हैं। तो जो ट्रेडिशनल ट्रेंड था उसमें ये था कि आप प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स लेकर आएंगे, फिर उनको बार बार टारगेट ऑर्गन पे आप रिसर्च करके देखेंगे कि ये वाला प्लांट का एक्सट्रैक्ट इस टारगेट ऑर्गन पे मतलब इस डिसीज़ पे या टारगेट ऑर्गन पे या फिर टारगेट कंपाउंड पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और अब जो हो गया है वो क्या है कि आप लेबोरेटरी में बैठ के आपने देख लिया कि हाँ जीन एक्सप्रेशन दोनों के कैसे हैं। अब मान लीजिए कोई जीन कोई रेप्लिकेट कर रहा है, कोई प्रोटीन जो है कोई जीन एक्सप्रेशन जो है बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट कर रहा है किसी वेक्टर का, तो आप उस वेक्टर के रेप्लिकेशन को या फिर जीन के रेप्लिकेशन को रोकने के लिए जो ड्रग को लेबोरेटरी में बैठ के डिस्कवर करेंगे, जो केमिस्ट या केम इन्फॉर्मेटिशियन खुद डिस्कवर करते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा लेटेस्ट ट्रेंड्स इन ड्रग डिस्कवरी। मतलब आपके समय के अकॉर्डिंग आपने जो है ड्रग की डिस्कवरी कर ली, आपको कहीं जाना नहीं पड़ा, आपको बार बार एक्सट्रैक्ट नहीं लेने पड़े किसी भी चीज़ के कि आपको उसको बार बार रिसर्च करके देखना पड़े। अब इसमें देखिए, इसमें भी एक फ्लो चार्ट बना है, टारगेट आइडेंटिफिकेशन एंड वैलिडेशन। इसमें क्या करेंगे, फंक्शनल जीनोमिक्स, स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, प्रोटियोनोमिक्स एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। इसमें टारगेट का आइडेंटिफिकेशन और वैलिडेशन कैसे होता है, आप जीन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे दोनों के, एक तो जो डिसीज़ कॉज कर रहा है वो, और एक जिसको डिसीज़ हुआ है उसका भी, दोनों का जीन एक्सप्रेशन स्टडी करेंगे। लीड आइडेंटिफिकेशन, इन सिलिको स्ट्रक्चर बेस्ड डिजाइन, नोवल और नॉन कंपाउंड। नोवल और नॉन कंपाउंड मतलब या तो कोई पुराना कंपाउंड हो या फिर आप एक नया कंपाउंड देख रहे हैं। तो इन सिलिको स्ट्रक्चर बेस्ड डिजाइन मतलब आप जो है सिलिकॉन बेस्ड मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो है उसका डिजाइनिंग करेंगे, HTS। लीड ऑप्टिमाइजेशन, टॉक्सिसिटी ऐसे इन विवो एंड विट्रो। लीड ऑप्टिमाइजेशन तो दोनों में एक जैसी होगी, क्योंकि आपने अपना ड्रग जो है वो बना लिया या फिर डिस्कवर कर लिया, उसके बाद जब आप उसकी टॉक्सिसिटी देखेंगे वो आता है हमारा लीड ऑप्टिमाइजेशन या प्रायोरिटाइजेशन में। वो पुराने टाइम में भी देखना था, मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड था ड्रग डिस्कवरी का, और लेटेस्ट ट्रेंड में भी आप उसको लीड ऑप्टिमाइजेशन में टॉक्सिसिटी को ही देखेंगे। अब आता है एंटी सेंस अप्रोच। Antisense approach, the antisense therapy includes inhibition of translation by using single stranded nucleotide, any DNA और RNA sequence और even synthetic ones। इसमें क्या करेंगे, एंटीसेंस थेरेपी का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट DNA और RNA पे जो भी वर्क करती है हमारी थेरेपी वो होती है एंटीसेंस थेरेपी। From the practical point of view, the most of the antisense therapies work efficiently and produce best result if used with RNA, since RNA specifically binds to target mRNA and blocks protein synthesis। अब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम जनरली क्या करते हैं, RNA बेस्ड जो है हमारी कोई भी थेरेपी, मतलब RNA बेस्ड जो है हम अपना ड्रग यूज़ करते हैं ताकि वो जो टारगेट mRNA है, मतलब जो किसी वेक्टर का mRNA है उस पे जाके वर्क कर दे और उसकी जो प्रोटीन सिंथेसिस को है उसको ब्लॉक कर दे। द सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड इज टर्म्ड एज एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोसाइड। जो आप सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड मतलब आपने एक नया न्यूक्लिक एसिड बनाया, ऑब्वियसली बात है अगर आप RNA का ही एक डुप्लीकेट RNA बना रहे हैं जो कि आपके ओरिजिनल RNA मतलब ओरिजिनल RNA एक्सप्रेशन के वर्क को हिंडर कर दे या फिर रोक दे या फिर ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, तो वो है आपका सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड, मतलब आपका डुप्लीकेट जो आपने RNA बनाया है, तो उसको हम बोलते हैं एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ASO, बिकॉज इट्स बेस सीक्वेंस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द जीन्स mRNA विच इज कॉल्ड द सेंस सीक्वेंस। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उसी का डुप्लीकेट होता है जो ओरिजिनल mRNA है, उसी के जैसा आप एक और न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं जिसको बोलते हैं एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। मतलब सेंस जो क्या हुआ, सेंस मतलब होता है आपका ओरिजिनल RNA, और जो एंटीसेंस हुआ मतलब आपका कॉम्प्लीमेंट्री या फिर डुप्लीकेट जो RNA होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, द एंटीसेंस टेक्नोलॉजी इज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल दैट द क्लोन्ड जीन इज लाइगेटेड इनटू द वेक्टर इन रिवर्स ओरिएंटेशन। अब जो आपने डुप्लीकेट जो बनाया है वो जो है होगा तो क्लोन ही आपका ओरिजिनल का, लेकिन वो ऐसे वर्क करेगा कि जो आपका ओरिजिनल जो है मान लीजिए रेप्लिकेट कर रहा है या फिर किसी भी तरीके से डिसीज़ फॉर्म कर रहा है, तो उसके ऊपर जाके वो वर्क करेगा आपका डुप्लीकेट जीन एक्सप्रेशन, और उसके जो ओरिजिनल वाले के वर्क को है वो कम कर देगा और डिसीज़ को कंट्रोल करेगा। तो यही लिखा है इसमें कि आपका प्रिंसिपल जो क्या होगा, क्लोन जीन का लाइगेटेड इनटू द वेक्टर्स इन रिवर्स ओरिएंटेशन। वेक्टर में आप उसको जो वेक्टर जीन के एक्सप्रेशन में आप अपना जो क्लोन्ड RNA है उसको इंजेक्ट कर दीजिए या फिर उसमें उसको डाल दीजिए उसके सेल में, और उसके बाद वो अपना रिवर्स ओरिएंटेशन करके, मतलब ओरिएंटेशन जो होगा उसका उल्टा ही होगा, लेकिन उसको जो है उसके एक्शन को रिवर्स कर देगा ओरिजिनल वाले को।
एंटीसेंस इज एन इनोवेटिव प्लेटफॉर्म फॉर ड्रग डिस्कवरी यूजिंग आरएनए एज टारगेट। तो आरएनए को टारगेट करके जब भी आप कोई ड्रग बनाते हैं या फिर ड्रग की डिस्कवरी होती है तो उसको हम बोलते हैं एंटीसेंस अप्रोच। एंटीसेंस अप्रोच के जो फायदे हैं या कैरेक्टरिस्टिक हैं वो है स्पेसिफिसिटी। एंटीसेंस ड्रग्स आर डिजाइन टू सेलेक्टिवली टारगेट वन एंड ओनली वन जीन प्रोडक्ट। किसी भी मतलब एक ही टारगेट को पे कंसंट्रेट करके बनाया जाता है। जैसे आप कोई वैक्सीनेशन या वैक्सीन बना रहे हैं किसी भी जो है आपके एपिडेमिक की या फिर कोई भी एंडेमिक आपका फैला हुआ है, मान लीजिए कोविड की, आपने आरएनए पे अगर वर्क करा है कोई वैक्सीन का, आरएनए पे जो है वर्क हो रहा है, आरएनए पे वर्क हो रहा है मतलब आपके वायरस के आरएनए पे वर्क हो रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा किसी एक टारगेट, मतलब जो हमने क्लोन्ड अपना जो बनाया है ड्रग, यानी क्लोन्ड जीन एक्सप्रेशन जो है वो हमने जो वायरस है उसके जीन एक्सप्रेशन को चेंज करने के लिए बनाया है। तो ब्रॉड एप्लीकेबिलिटी, इसका मतलब ये होता है कि आप जो है ह्यूमन के सेल पर आप इतना काम नहीं कर रहे हैं, मतलब ह्यूमन का जो मतलब जो टारगेट ऑर्गन किसी भी वायरस या बैक्टीरिया ने ह्यूमन का पकड़ लिया है उस पर वर्क ना करके आप सीधा बैक्टीरिया और वायरस को टारगेट बना के काम कर रहे हैं ताकि वो अपनी जगह पे ख़त्म हो जाए। Broad applicability, antisense drugs can be created for any target including the target the scientific community consider undruggable। मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी जिसको अनड्रगेबल बता देती है, मतलब इसको तो ड्रग दिया नहीं जा सकता उसके लिए भी आप एंटीसेंस अप्रोच जो है यूज़ कर सकते हैं। रैशनल डिज़ाइन मतलब ये होता है कि दे बाइंड टू टारगेट आरएनए, मतलब जो है जो टारगेट आरएनए आपने चूज़ करा है उसको अच्छे से बाइंड करके और उस पर जो है अच्छा वर्क करता है हमारा जो है एंटीसेंस थेरेपी। एफिशिएंसी, इट इज़ लेस कॉस्टली एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस। ऑब्वियसली बात है, एफिशिएंसी है। जो ट्रेडिशनल ड्रग प्रोसेस था उसमें क्या करा था हमने, बहुत सारे ड्रग्स लेके फिर उनमें से देखते हैं कि लीड कंपाउंड कौन है, फिर उसका पूरा जो है क्लिनिकल और ऐसे फेजेस चलते हैं। तो इसमें ये क्या है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, जल्दी से आप किसी का भी जीन एक्सप्रेशन, मतलब किसी भी, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी आप ये काम कर लेते हैं, इसको भी स्टडी में बहुत टाइम लगता है, लेकिन फिर भी आप एक पर्टिकुलर टारगेट को पकड़ के आप उसकी सीक्वेंसिंग को चेंज करके उसमें जो है अपना टारगेट का मतलब जो आपका क्लोन्ड एमआरएनए है उसको बाइंड करवा सकते हैं। यूजेस है, एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैव ऑल्सो बीन रिसर्च्ड एज पोटेंशियल ड्रग फॉर कैंसर, जैसे कैंसर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, एएलएस के लिए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए, अस्थमा और अर्थराइटिस के लिए भी एंटीसेंस टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। इसके बाद आता है माइक्रो एंड मैक्रो एरेज। माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी मतलब सबसे पहले थी एंटीसेंस टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट ड्रग डिस्कवरी में आती है, फिर उसके बाद आती है हमारी माइक्रो और मैक्रो एरेज जो है टेक्निक्स जो ड्रग डिस्कवरी में काम आएंगी। जैसे माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो एरे इज़ अ डेवलपिंग टेक्नोलॉजी यूज टू स्टडी द एक्सप्रेशन ऑफ मैनी जीन्स एट वंस। मान लीजिए बहुत सारे जीन्स की स्टडी को एक साथ पढ़ना हो जाएगा हमारा माइक्रो एरे। इट इन्वॉल्व्स प्लेसिंग 1000 ऑफ जीन सीक्वेंस इन नोन लोकेशन ऑन ए ग्लास स्लाइड कॉल्ड अ जीन चिप। मतलब बहुत सारे जीन्स के सीक्वेंस को आप एक साथ रख देंगे एक ही लोकेशन पे ग्लास स्लाइड पे, उसको हम बोलते हैं जीन चिप। ठीक है, द सैंपल कंटेनिंग डीएनए और आरएनए इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद द जीन चिप। अब जो सैंपल है, मान लीजिए वेक्टर का सैंपल है, तो उसके डीएनए और आरएनए को भी आप एक साथ रख के जीन चिप के साथ रख के उसको स्टडी कर सकते हैं। Complementary base pairing between the sample and the gene sequence on the chip produce light that is measured. Areas on the chip producing light identify genes that are expressed in the sample. तो लाइट मतलब ये है कि आप लेबोरेटरी में उसको अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा हमारा जीन जो एक्सप्रेशन है वो डिसीज़ कॉजिंग है और कौन सा नहीं है। फिर इसके बाद देखिए स्कोप ऑफ माइक्रो एरेज, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखिए माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि बहुत सारे जीन एक्सप्रेशन को एक साथ एक लोकेशन पे रखना, एक ग्लास स्लाइड पे रखना, उसको बोलेंगे जीन चिप, और उसी को होता है बहुत सारे जीन एक्सप्रेशन को पढ़ना इस माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी। मैक्रो एरे में है, द टर्म मैक्रो एरे इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर लार्जर एंड फ्यूअर स्पॉट एरेज। मतलब इसमें भी वही है, लेकिन इसमें जो है हम और ब्रॉड वे में करेंगे तो उसका नाम हो जाता है माइक्रो एरे। देयर आर डिफरेंट चिप्स अवेलेबल। अब देखिए डिफरेंट चिप्स जो अवेलेबल है, जैसे जीन चिप जो थी जिस पे हम बहुत सारी जीन्स की स्टडी करते हैं, ऐसे और भी चिप के नाम है बायो चिप, डीएनए चिप या जीन चिप, विच आर यूज्ड फॉर टारगेट वैलिडेशन एंड ड्रग डिस्कवरी। तो इनका नाम याद रखिएगा कि बायो चिप, डीएनए चिप और जीन चिप जो है वो ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस में काम आती है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। सेल कल्चर बेस्ड एरेज, अब थर्ड जो है हमारा सेल कल्चर बेस्ड है। फर्स्ट जो था हमारा एंटीसेंस था, सेकंड माइक्रो और मैक्रो एरे था, और थर्ड जो है सेल कल्चर बेस्ड एरे।
सेल कल्चर इज़ एनी मेथड विच इज़ यूज टू असेस द साइटोटॉक्सिसिटी ऑफ अ मटेरियल। मतलब अगर कोई चीज़ आपकी कोई ड्रग है अगर साइटोटॉक्सिक है मतलब सेल्स पे जो है टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है, उसके लिए अपन सेल कल्चर जो है करके देखते हैं। दिस रेफर्स टू द इन विट्रो असेसमेंट ऑफ मटेरियल टू डिटरमाइन वेदर इट रिलीज टॉक्सिक केमिकल इन सफिशिएंट क्वांटिटीज टू किल सेल्स ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू द इनिबिशन ऑफ सेल मेटाबॉलिक पाथवे। मान लीजिए वेक्टर सेल है कोई जिसको हमें मारना है, तो आप उसका क्या करेंगे, सेल कल्चर करेंगे। वेक्टर सेल का सेल कल्चर करके उसके ऊपर अपना ड्रग को यूज़ करके देखेंगे। अगर वो उसको सफिशिएंट क्वांटिटी में उसकी सेल्स को किल कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या तो इनहिबिट कर रहा है उसके मेटाबॉलिक पाथवे को, मान लीजिए जो सेल को है वो रिप्रोड्यूस नहीं करने दे रहा, तो भी वो है कि हमारा ड्रग उस पर काम कर रहा है। तो ये चीज़ हम देखेंगे सेल कल्चर बेस्ड एरे। मतलब आप एक सेल आइडेंटिफाई करिए या फिर सेल खुद भी लेबोरेटरी में बना सकते हैं जो कि डिसीज्ड कॉजिंग सेल होगी। अगर उस पर आपका ड्रग काम कर रहा है, उसको रेप्लिकेट होने से रोक रहा है, रिप्रोड्यूस होने से रोक रहा है, या फिर उस सेल को ही ख़त्म कर रहा है, उसके मेटाबॉलिक पाथवे को ख़त्म कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि हमारी ड्रग डिस्कवरी जो है, या फिर जो हमारा लीड कंपाउंड है या जो ड्रग जो हमने डिस्कवर करा है वो जो है हमारा डिसीज़ पे अच्छा काम करेगा। फिर नेक्स्ट आता है सिस्टम बायोलॉजी एंड नेटवर्क फिजियोलॉजी। सिस्टम बायोलॉजी इज अ कंप्यूटेशनल एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम। इसमें भी हम क्या करते हैं, सिस्टम बायोलॉजी और नेटवर्क फिजियोलॉजी में जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बायोलॉजी है या फिर कोई भी फिजियोलॉजी है ह्यूमन की या फिर किसी भी डिसीज़ रिलेटेड वेक्टर की, उसको स्टडी जब हम करते हैं तो उसको बोलते हैं सिस्टम बायोलॉजी एंड नेटवर्क फिजियोलॉजी। कई बार बहुत सारी चीज़ें होती है जो आज तक डिस्कवर मतलब समझ में नहीं आती है। मान लीजिए जैसे कोविड ही ले लीजिए, तो जो वायरस है वो बार बार रेप्लिकेट कर रहा है, बार बार म्यूटेट कर रहा है अपने आप को, तो उसको भी स्टडी करना वो आता है हमारा सिस्टम बायोलॉजी और नेटवर्क फिजियोलॉजी में। बार बार उसको स्टडी करना, बार बार उसके जीन एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं क्योंकि बार बार म्यूटेट कर रहा था, तो उसको स्टडी करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो सिस्टम बायोलॉजी और नेटवर्क फिजियोलॉजी है। इसी में देखिए पेज नंबर 186 पे, वन ऑफ द आउटरीचिंग एम ऑफ सिस्टम बायोलॉजी इज टू मॉडल एंड डिस्कवर इमर्जेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल टिश्यू एंड ऑर्गेनिज्म फंक्शनिंग एज अ सिस्टम whose theoretical description is only possible using techniques which fall under the remit of system biology. These typically involve metabolic networks or cell signaling networks. Metabolic network और cell signaling networks मतलब मान लीजिए कोविड का एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि अगर हम वैसे स्टडी करें बिना कंप्यूटर या फिर बिना आप बड़े किसी टेक्निक को यूज़ करें, तो उसमें बहुत सारे जो है टाइम लग जाता है ये पता लगाने में कि हाँ अब ये चीज़ जो है म्यूटेट कर रही है। लेकिन अब जो मेथड्स आए हैं जैसे सिस्टम बायोलॉजी और नेटवर्क फिजियोलॉजी के, तो हो सकता है कोई ऐसी मतलब जो लेबोरेटरी बेस्ड टेक्निक्स होती हैं उसमें जो है आपको जल्दी से पता चल जाता है जीन एक्सप्रेशन पढ़ के कि हाँ जो है म्यूटेशन होनी शुरू हो गई या फिर इतने म्यूटेंट्स अब तक इसके आ चुके हैं। System biology aims to describe and to understand the operation of complex biological system and ultimately to develop predictive models of human disease. Predictive models of human disease मतलब जैसे को आपने लेबोरेटरी में कोविड वायरस का ही एक मॉडल बना के उस पर अपनी ड्रग जो है उस पर बार बार यूज़ करके देख रहे हैं, तो उसका वो यही है कि आपने उसका पूरा फिजियोलॉजी और बायोलॉजी जो है आपने उसका मॉडल तैयार कर लिया जो ओरिजिनल आपका कोविड वायरस है, फिर उसका एक आपने रेप्लिकेशन या फिर डुप्लीकेशन तैयार करा जिसपे कि आप अपना ड्रग डिस्कवरी कर सकते हैं। तो उसलिए भी सिस्टम बायोलॉजी काम आता है। ये मैं सिर्फ कोविड के लिए नहीं बाकी और डिसीजेस के लिए भी ऐसा हो सकता है। मान लीजिए आप कैंसर सेल्स के ऊपर कोई स्टडी कर रहे हैं, तो कैंसर सेल को का ही आप अगर कैंसर सेल की अगर आप फिजियोलॉजी और बायोलॉजी सिस्टम बायोलॉजी पूरी अच्छे से आपने देख ली है, उसके बाद आप उसको एक रेप्लिकेट या फिर उसका एक डुप्लीकेट सेल बना के उसके ऊपर काम कर सकते हैं। The integration between system biology and drug discovery is the concept of polypharmacology, which is the treatment of disease by modulating more than one target. मतलब मोर देन वन टारगेट को मॉड्यूलेट करके या फिर मॉडिफाई करके आप जब ड्रग का डिस्कवरी करते हैं सिस्टम बायोलॉजी के साथ मिलके, उसको बोलते हैं हम पॉलीफार्मेकोलॉजी। पॉलीफार्मेकोलॉजी फॉर कॉम्प्लेक्स डिसीज इज लाइक टू इन्वॉल्व मल्टीपल ड्रग एक्टिंग ऑन डिस्टिंक्ट टारगेट दैट आर पार्ट ऑफ अ नेटवर्क रेगुलेटिंग फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज। पॉलीफार्मेकोलॉजी क्या है कि आप किसी कॉम्प्लेक्स डिसीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप मल्टीपल ड्रग भी यूज़ कर सकते हैं उस पर कि आपने मतलब रेप्लिकेट करके सेल्स बना ली हैं या फिर डुप्लीकेशन कर लिया है सेल्स का, उसके ऊपर आप अपनी मल्टीपल ड्रग्स को यूज़ करके उनके इफेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद आता है एंशियंट ड्रग डिस्कवरी आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव। अब जो आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव क्या था ड्रग डिस्कवरी का वो देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रकृति इज द बेस ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन आयुर्वेदिक डायग्नोसिस एंड थेरेपी।
इस वाले जो आपका है टॉपिक में ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, हम आयुर्वेद में सब कुछ पहले पढ़ चुके हैं, वही चीज़ दी हुई है कि प्रकृति के बेस पर हमने जो है आयुर्वेदिक डायग्नोसिस और थेरेपी के ऊपर काम करा हुआ है। फिर जो हमारे रसशास्त्र और भैषज्य कल्पना सब्जेक्ट है या फिर द्रव्य गुण है, द्रव्य गुण जो है आइडेंटिफिकेशन पे काम करता है। रसशास्त्र जो है कलेक्शन ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स या फिर उनका प्रिपरेशन कैसा होगा उस पर काम करता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हमारी ड्रग डिस्कवरी में काम आई थी आयुर्वेद जब टेक्स्ट लिखी गई थी उस टाइम। इसमें देखिए पेज नंबर 187 पे जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें लास्ट लाइन, दे हैड यूज्ड अ होलिस्टिक अप्रोच रेदर देन द रिडक्शनिस्ट अप्रोच। अब चैप्टर नंबर जब हमने चैप्टर शुरू करा था तब हमने देखा था जो ट्रेडिशनल ट्रेंड थे मॉडर्न वाले उसमें था रिडक्शनिस्ट टारगेट अप्रोच करके था, लेकिन इस मतलब रिडक्शनिस्ट मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल आप बनाएंगे और सिर्फ वो टारगेट पे काम करेगा, जबकि आयुर्वेद क्या करता है रिडक्शनिस्ट अप्रोच को नहीं अपनाता, मतलब किसी एक चीज़ पे काम ना करके पूरे स्रोतस पे होलिस्टिक अप्रोच को अपनाता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आयुर्वेद जो है होलिस्टिक अप्रोच पे काम करेगा, रिडक्शनिस्ट पे नहीं। फिर इसमें सबसे लास्ट पैराग्राफ देखिए, ट्रेडिशनल मेडिसिन हैव बीन डेवलप्ड थ्रू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इन पीपल एंड ऑल्सो इन एनिमल्स विद डिसीज विच रिप्रेजेंट हाई कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम। तो जो हमारी ट्रेडिशनल यानी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो बनी थी वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को लेकर बनी थी और डायरेक्ट ऑब्जर्व करा गया था लोगों में उन मेडिसिन को देखे कि इनका क्या इफेक्ट आ रहा है। इसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रग डिस्कवरी, इसमें 2 स्टेजेस बता रखे हैं। स्टेज 1 ड्रग रीडिस्कवरी ऑन आयुर्वेदिक ड्रग और स्टेज 2 ड्रग रीडिस्कवरी, मतलब पहले से जो हमारे ड्रग्स लिखे हुए हैं आयुर्वेदिक जो टेक्स्ट में आप उसको रीडिस्कवर भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आपको ऐसा मिल रहा है, कोई एक्टिव कंपाउंड अब आपको नया कुछ ऐसा मिला है तो उसके बारे में बताना, उसके बारे में लिखना, ये सारी हमारी चीज़ आ जाती है ड्रग रीडिस्कवरी में। मतलब पहले जो ड्रग मिल चुका है आपको उसके बारे में और ज़्यादा डिस्कवर करना, उसके बारे में कोई नई चीज़ लेकर आना, वो होता है ड्रग रीडिस्कवरी। इसमें देखिए प्रूवन आयुर्वेदिक ड्रग्स टू बी स्टडीड फॉर फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब जो आपके आयुर्वेदिक ड्रग ऑलरेडी रिटर्न है जो टेक्स्ट में, उनको आप दोबारा से स्टडी कर सकते हैं उनके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए। एक्टिविटी गाइडेड फ्रैक्शनल ऑफ बायोमार्कर्स, कोई भी बायोमार्कर आपको मिल रहा है उसके ऊपर अगर कोई एक्टिविटी कर रहा है आपका ड्रग तो वो भी आप निकाल कर लेकर आ सकते हैं। सीवियर एडवर्स रिएक्शन स्टडीज़ ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट, आपके कोई एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है उसका जो सीवियर एडवर्स रिएक्शंस हो रहा है कोई भी, तो वो भी आप अपना जो है रिसर्च में निकाल के लेकर आ सकते हैं, बता सकते हैं। मैकेनिस्टिक स्टडीज़ या प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल भी आप अपने ड्रग का करके, मान लीजिए कोई एक ड्रग है वो आपका एक स्रोतस पे काम कर रहा है और आप चाहते हैं कि वो आपको लग रहा है कि वो दूसरी चीज़ पे भी काम कर रहा है तो उस पर भी आप अपना रिसर्च कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्टेज 2 ड्रग डिस्कवरी आउटपुट ऑफ सार स्टडीज़, मतलब सीवियर एडवर्स रिएक्शन स्टडीज़ स्टेज 1 फ्रॉम आयुर्वेदिक रीडिस्कवरी प्रोग्राम। ये आउटपुट क्या है इसका फिर स्टेज 2 में आउटपुट आता है आपका सीवियर एडवर्स रिएक्शन पे अगर आपने स्टडी करी है उसके बारे में। यूनिक मैकेनिज्म विद मल्टीपल टारगेट, आपको एक मैकेनिज्म रिसर्च करके ला रहे हैं जिसमें जो मल्टीपल टारगेट पे काम कर रहा है। न्यू टारगेट आइडेंटिफिकेशन एंड वैलिडेशन, कोई न्यू टारगेट आपने आइडेंटिफाई करके उसको वैलिडेट करके, न्यू टारगेट आइडेंटिफिकेशन मतलब न्यू ड्रग भी आता है इसमें, कोई भी न्यू ड्रग आपने आइडेंटिफाई करा और उसको वैलिडेट करा। सिस्टम बायोलॉजी अप्रोच पोटेंशिएटिंग सिंगल ड्रग मॉलिक्यूल वर्किंग ऑन मल्टीपल टारगेट और इवन मल्टीपल सिस्टम। तो सिस्टम बायोलॉजी अप्रोच मतलब आपने सिस्टम बायोलॉजी से आपने पूरा स्टडी करा बायोलॉजी और फिजियोलॉजी आपके टारगेट की, उसके बाद आप सिंगल मॉलिक्यूल या फिर सिंगल ड्रग या फिर मल्टीपल ड्रग लेकर आए उस पर काम करने के लिए। मल्टी हर्ब मल्टी टारगेट, मतलब आपके टारगेट पे मल्टी हैं और आप उसमें ड्रग्स जो है वो भी आप एक से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा आता है पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रग रीडिस्कवरी में जो कि आयुर्वेद में यूज़ होगा। तो आज के लिए चैप्टर नंबर 11 इतना ही है, जितना मैंने हाईलाइट करा है या पढ़ाया है उतना ही आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।